हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में हिस्ट्री का ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो सुनना चाहे सुन सकते हैं। इस समय हिंदी की बुक अवेलेबल थी तो मैं हिंदी में ही यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में बता दूं कि हमारे देश की एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखा है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में आई तो एजुकेशन का पहले सिस्टम क्या था, किस किस ब्रिटिश जो पीपल थे उन्होंने हमारा सपोर्ट करा, और फिर कौन से ब्रिटिश पीपल आकर जिन्होंने हमारी एजुकेशन को बिल्कुल ही मतलब उन्होंने मजाक बना दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल भी वैल्यू लेस है, इस तरह बिल्कुल बेकार है। इस तरीके से उन्होंने करा। तो आओ इस चैप्टर में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं, भाषाविद किसे कहते हैं, जिसको एक से ज्यादा भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है, तो मैं ये चैप्टर समरी में बताऊंगा ताकि आप अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट कर पाए और आप सारे आंसर लिख पाए। तो देखिए, अ, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, यहाँ पे टॉपिक दे रखा है। देखिए, जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में लग गया तो 1783 की बात है, तब विलियम जोन्स जो है ना वो भारत में आए। ठीक है, और कलकत्ता में वो आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है भारत में स्टैब्लिश हो चुकी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में है जिसने धीरे धीरे करके भारत को रूल बनाया। तो जेम्स मिल के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि जेम्स मिल जो है भारत में कब आए, तो आप बताओगे सन 1783 में आए। ठीक है, 1783 में आए। और ये कौन थे? लिंग्विस्टिक थे, भाषाविद थे, इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। और फिर अगर आपसे पूछे कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था, तो यहाँ पे सब मेंशन किया गया। मैं बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है ना। तो कौन कौन सी भाषा थी, जैसे उनको जो है एक तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज आती थी। इसके अलावा ने देखो ग्रीक है, लैटिन है। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से स्टडी करी थी, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन कर लिया था। फ्रेंच भी उन्हें आती थी। इंग्लिश मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उन्हें इंग्लिश भी आती थी। और इतने इंटरेस्टेड थे ना ये स्टडी करने में, नॉलेज लेने में, लैंग्वेज को सीखने में, तो इन्होंने अरबी सीख ली। ठीक है, और फारसी भी सीख ली इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने इंडिया के अंदर आए तो इन्होंने हमारे जो स्कॉलर्स थे ना, हमारे जो संस्कृत के स्कॉलर थे, विद्वान थे, उनके साथ भी इन्होंने ज्वाइन करा और संस्कृत को भी इन्होंने लर्न कर लिया। फिर क्योंकि देखो, जब भारत की संस्कृति के बारे में कोई पढ़ लेता है ना, जान लेता है, तो भारत का ही हो जाता है, एक तरह से ये समझ लो। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें सीख ली। अंकगणित तो ठीक है, एजुकेशन में बहुत सारी चीजें होती है ना, फिलोसफी हो गई, ठीक है, मॉरलिटी के बारे में हो गया, पॉलिटिक्स के बारे में हो गया, ठीक है, मेडिकल के बारे में हो गया, चिकित्सा के बारे में हो गया, विज्ञान के बारे में हो गया, साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा उन्होंने। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने और भी मतलब जो इनको देख कर थे ना अंग्रेज, जो इंग्लिश मैन थे, उनका भी इंटरेस्ट आ गया, जिसमें से एक हेनरी टॉमस का कोलब्रुक नाम है, दूसरा नेथेनियल हॉल हेड है। ठीक है, इनके अंदर भी हुआ कि हम भी संस्कृत लैंग्वेज को सीखे, तो इन्होंने भी सीखा। जब सीखा तो इन्होंने मिलकर क्या करा, तीनों ने मिलकर क्या करा, जोन्स, मतलब तीनों ने मिलकर, मतलब कौन कौन तीनों, एक जोन्स हो गए, एक हैनरी टॉमस हो गए, और दूसरा नेथेनियल हो गए। इन तीनों ने मिलकर सोसाइटी यानी ऑफ बंगाल, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी। अगर आपसे पूछेगा ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाया, तो इन्होंने मिलकर बनाया। और अगर ये ना पूछे तो ये पूछ लेगा एशियाटिक रिसर्च नामक जो शोध पत्रिका है, जो रिसर्च मैगजीन है, वो किन्होंने मतलब प्रकाशित करी, किन्होंने यहाँ पे दिखाया दुनिया के अंदर, मतलब लेकर आए। तो ये तीनों का रोल था। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई देखो, इंडिया के लोगों को ना इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, और और इससे क्या होगा कि वो संस्कृत वगैरह और अपने कल्चर को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। मतलब ये इंडिया के कल्चर के फेवर में थे। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। ठीक है, और इन्होंने बोला कि इससे जो लोग अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं ना, तो वो और तरीके से नई नॉलेज गेट कर पाएंगे। ठीक है, देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि इंडिया के लोग ही अपने जैसे कल्चर को भूल रहे हैं ना, तो अगर हम इस तरीके का डेवलपमेंट करेंगे, इस तरीके की एजुकेशन लेकर आएंगे, तो वो अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, मतलब सपोर्टर थे। ऐसे ही फिर इन्होंने और क्या करा, इतना नहीं करा, इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं के लिए भी स्कूल कॉलेज वगैरह खोलने शुरू कर दिए, मुस्लिम के लिए भी मदरसे वगैरह खोलने शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये देखो, इन्होंने क्या करा, 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोल दिया, और हिंदू धर्म मतलब या हिंदू कॉलेज वगैरह खोल दिए। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज खोल दी। ठीक है, और संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाने लगी, मतलब ये फेवर में थे। फिर क्या हुआ, जो और अंग्रेज आए उन्होंने पूरब की जघन्य गलती, उन्होंने बोला कि जो ईस्ट वाले हैं ना, ये एक तरह से गलतियां कर रहे हैं। अच्छा, ये वर्ड भी आपको सारे पता होने चाहिए, क्या क्या होते हैं। मुंशी किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता। देखिए, आपसे अगर वर्नाक्यूलर पूछ रहे हैं ना, तो वर्नाक्यूलर में आप ये बता दो कि जो स्थानीय भाषा होती है ना, ठीक है, उसको दूसरे से अलग दिखाने के लिए यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इतना याद रखिए।
और मदरसा की जगह तो सीखने की जगह होती है जहाँ पे अरबी भाषा को सिखाया जाता था। ठीक है, ये स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, ये कोई संस्थान भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे जेम्स मिल, अभी तक थे जोन्स। ठीक है, जेम्स मिल है, इन्होंने बोला, देखिए इसने पता क्या बोल दिया, इसने बोला कि हमें ना, अंग्रेजों ने बोला कि हमें जनता को, भारतीय जनता को खुश करने के लिए उनके हिसाब से नहीं पढ़ाना। ठीक है, जो उनके लिए उपयोगी है वो पढ़ाओ। मतलब भारत की लैंग्वेज को इसने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा। ठीक है, इसने बोला साइंटिफिक चीजें, तकनीकी, इस तरीके से चीजें सिखाओ। तो फिर इसी को ध्यान में रखते हुए ना मैकाले आए, ये थॉमस मैकाले, इन्होंने ही इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करा था भारत के अंदर। ठीक है, 1830 में। ठीक है, बहुत जरा विरोध होने लगा, तो थॉमस मैकाले जो है, इन्होंने तो क्या बोला कि भारत जो है ना, वो अनसिविलाइज्ड है, मतलब असभ्य है। मतलब इतना बुरा बोल दिया इसने भारत के बारे में। और इसने एक बहुत बड़ी बात बोली, ये एग्जाम में लाइन भी लिखे आ सकते हैं, ये लाइन किसने बोली थी। इसने बोला कि यूरोप का जो अच्छा पुस्तकालय है ना, अच्छी जो लाइब्रेरी है, उसका केवल एक खाना पूरे भारत और अरब के समूचे देश के इतिहास के बराबर होगा। मतलब इतना अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को इतना ज्यादा बड़ा बता दो। ठीक है, फिर इन्होंने और क्या करा, इन्होंने ही, मैकाले ने ही फिर एक लेकर आए। ठीक है, जिसे मिनट्स कहते हैं। ठीक है, और 1835 में अंग्रेजों को शिक्षा अधिनियम पारित कर दिया उन्होंने। ये तो अगर पूछेगा ना, 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात। तो इन्होंने मिनट्स लेकर है, मैकाले का मिनट्स के नाम से जाना गया। और इस तरफ इंग्लिश और जो यूरोपीय कल्चर है उसी को वैल्यू देने की बात की गई, और अपने कोई सब कुछ बता, और भारत को बिल्कुल भी उन्होंने वैल्यू बता दिया, पूरा मतलब डिग्रेड कर दिया। ठीक है, और इसने बोला कि फिर व्यवसाय के लिए शिक्षा की बात उठी। फिर व्यवसाय के लिए शिक्षा के लिए बात उठी तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। ठीक है, एजुकेशन के लिए एक नोट भेजा, उसी को वुड डिस्पैच बोला गया। और कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष कौन थे, चार्ल्स वुड थे। तो इसलिए इसका नाम वुड डिस्पैच पड़ गया। तो अगर पूछेंगे ना वुड डिस्पैच क्या होता है, तो आप बता देना कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा की विषय में नोट भेजा कि एजुकेशन कैसे करवानी है भारत में, क्या क्या नियम होने चाहिए, पूरी रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे, इस तरीके का पूरा बताना था। मतलब आप भारत की लैंग्वेज छोड़ो, आप यूरोप की अपना लो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, इस तरीके से इसके अंदर सारा एक्सप्लेनेशन था, क्या क्या करना था। तो इसे वुड डिस्पैच बोला। ठीक है, ये नीति पत्र भी कहलाया। ठीक है, और इसमें मतलब भारत की किस तरीके से नैतिकता से, मॉरलिटी से हम ऊपर उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम किस तरीके से सभ्य बना सकते हैं, सिविलाइज बना सकते हैं, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे मैंने। ठीक है, इस तरीके से 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई कदम फिर उठाए। और क्या करें इन्होंने, अब क्या करा, सरकारी शिक्षा विभागों का गठन करने लग गए। मतलब सिर्फ सरकारी चीजें बनाई जाएंगी जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा। इसमें क्या करा 1857 में मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह तो कर रहे थे, और उस समय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही। ये बता रहा है कि एक और भारत में विद्रोह हो रहा था, और दूसरे ब्रिटिश सरकार अपने यूरोप के लिए बहुत सारे यूरोप के बने हुए जो बेस स्कूल है वो खोल ली थी, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता के अंदर। और एजुकेशन में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। ठीक है, फिर नैतिक शिक्षा की बात की गई, ये आप पढ़ना चाहे इसे पढ़ सकते, ये पैसेज में देगा, फिर आपको इसको पढ़ के बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे चलता रहा। फिर विलियम एडम ने एक रिपोर्ट पेश करी। पर अगर पूछेगा विलियम एडम की रिपोर्ट क्या थी, तो इसने जब भारत के अंदर आया ना, इसे भारत के स्कूल कॉलेजों के बारे में स्टडी करी। इसने कहा 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया था। कहाँ गया था, बंगाल और बिहार में। पता है इसने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसे एडम रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, एडम रिपोर्ट अगर आ जाए तो आप बताओगे कि बंगाल और बिहार में केवल 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं, और एक स्कूल में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। और पाठशाला जो है ना वो खुले प्रांगण में है। ठीक है, गुरु जो है और वहां पर है, और वो आराम से उन्हें पढ़ाते, 20 से ज्यादा बच्चे रखते नहीं है। देखिए, इसकी और खास बात क्या है बोलोगे, इसमें किताबें नहीं होती थी। ठीक है, और इमारत भी नहीं होती थी, बेंच कुर्सियां भी नहीं होते थे। मतलब टीचर जो है मुंह जवानी उसे याद करवाता था, बच्चे उसे मुंह जवानी याद कर लेते थे। मतलब कुछ पाठशालाएं बरगद के पेड़ के नीचे छांव में बैठ के हो जाती थी, कुछ दुकानें मंदिर के कोने में हो जाती थी। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था। और पढ़ाई जो थी ना वो फ्लेक्सिबल थी, लोचशील थी। जैसे मान लो फसल कटनी है, ठीक है, और जब फसल कटनी है तो तब कोई क्लास नहीं लगाई जाएगी, ताकि सब बच्चे अपने जो घर में मदद भी करा सके और खेती बाड़ी का भी सारा काम कर सके।
ब्रिटिश सरकार ने ये सब बेकार पाया। ठीक है, उन्होंने नई दिनचर्या नया नियम लगा दिए। उन्होंने क्या करा, पंडित जो थे ना उनको सरकारी नौकरी पे रख लिया कि जो उनके हिसाब से चलेगा, जो रेगुलर स्टडी करवाएगा। ठीक है, और एक पंडित को 4 से 5 स्कूल दे दिए गए, आपको उसको देख रेख करनी है, जो इनके हिसाब से चलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से। और साल में एजुकेशन पूरी पढ़ाई करवाई जा रही है, तो आपके वो होंगे परीक्षाएं होंगी। ठीक है, पेपर लिए जाएंगे, एनुअल जो पेपर जैसा भी आपके चल रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम होगा, और जो इसको नहीं मानेगा उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से। और इससे क्या हुआ कि गरीब के बच्चे ना अब पढ़ना छोड़ने लग गए, क्योंकि अब वो खेतों में काम करने जाते थे, उनके अटेंडेंस स्कूल में लग नहीं पाती थी, तो उन्हें स्कूल से निकालना जाने लग गया। इस तरीके से बहुत ज्यादा भेदभाव होने लगे। इसीलिए तो बच्चों हमारे देश के अंदर इलिटरेट बढ़ती गई, इलिटरेसी बढ़ती गई जब से अंग्रेज लोग आए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने फ्लेक्सिबल एजुकेशन चलाई नहीं। उन्होंने अपने हिसाब से सारी एजुकेशन लगा रखी थी, तो बच्चे अब घर पेट नहीं पलेगा तो फिर जिएंगे नहीं, तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? पहले तो लोगों को जीना पड़ता है ना, खाना पेट भरना पड़ता है ना। तो इसलिए स्कूल सब छोड़ते चले गए, इसलिए हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया। नहीं तो सब फ्लेक्सिबल था, हमारे देश के हिसाब से सारी एजुकेशन बनी हुई थी। ठीक है, और दुनिया दूर दूर से हमारे देश में आती थी पढ़ने। हमारे देश के सबसे ज्यादा स्कॉलर थे, उन्हें किताबों की जरूरत ही नहीं थी, मुंह से सारा याद हो जाता था, और टीचर मुंह से याद करा तो आगे वाले को ट्रांसफर हो जाता था। इतना डेवलप हो चुके थे हम। अब देखो, एग्जाम में ना 5 नंबर में 3 नंबर में ये आ जाता है कि महात्मा गांधी के क्या विचार थे और टैगोर जी के क्या विचार थे एजुकेशन को लेकर। ठीक है, 5 नंबर में आ जाता है। और ये लाइन किसने बोली थी? अंग्रेज शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक है, तो महात्मा गांधी कैसे एजुकेशन पसंद करते थे? वो कहते थे कि बच्चों को तो जो ना फिजिकल काम भी करना चाहिए, और वो अपने आप वो चीजों का निर्माण कर सके, ऐसी चीजें भी उसे सिखानी चाहिए। हमें अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर हम उस पर रहेंगे तो हमें वो गुलाम बना देंगे, और हम उसी के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे और अपने कल्चर अपनी संस्कृति को भूलते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से महात्मा गांधी ने विचार करे। अब थोड़ा सा पढ़ सकते हो, उन्होंने अपनी भारतीय कल्चर की लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा जोर दिया। ठीक है, और महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर ध्यान दे दिया, मतलब ऐसे रटो रटो रटो। ठीक है, उसे अप्लाई करो अप्लाई करो, जबकि मौखिक ज्ञान होना चाहिए ताकि जीवन में उसे उतारा जा सके, और जीवन में व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह पे मार ना खाए, उसके मस्तिष्क का विकास होना चाहिए। ठीक है, माइंड का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आप बना बना के सारा बता सकते हैं। और फिर टैगोर जी ने क्या बोला? देखो, अगर टैगोर जी का एक तो शांति निकेतन की उन्होंने स्थापना करी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू करी थी। ठीक है, टैगोर ये कहते थे कि अरे स्कूल के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार होता है, बच्चे स्कूल जाने से चिढ़ते डरते हैं, क्योंकि माहौल का इतना डरावना होता है, एग्जाम होंगे, फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने कहा मतलब बच्चों को ना क्रिएटिव स्टडी बनानी, क्रिएटिव स्टडी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को इस प्रकार से बनना चाहिए कि बच्चे खुश होकर अपने स्कूल आने के लिए तैयार हो, मुझे स्कूल जरूर जाऊंगा, मैं सीखूंगा, ये होगा। इस तरीके का एनवायरमेंट। उन्होंने कहा बच्चों को ना फ्री माइंड से एजुकेशन हो और क्रिएटिव स्टडी होनी चाहिए। बच्चों, आपका क्या मानना है? क्रिएटिव स्टडी के ऊपर होना चाहिए ना, फ्री माइंड से होना चाहिए ना। ठीक है, बच्चों की आकांक्षाएं पूरी हो सके, इस प्रकार के डर का माहौल ना हो, फेल होने का जैसा डर ना हो। बस ये इसमें मत लिखना कि फेल, मतलब आप जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग लिखना कि भाई क्रिएटिविटी की बात करी। ठीक है भाई, अब जैसे कोई बिल्कुल ही नहीं करेगा तो वो तो किसी भी चीज में फेल हो सकता है ना, कोशिश तो करने में इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। इस तरीके से टोटल मिला के टैगोर और गांधी का क्या कहना था कि भाई वो एजुकेशन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा होनी चाहिए, ये मैंने क्रिएटिव एजुकेशन होनी चाहिए, और वो कैसे होनी चाहिए? एनवायरमेंट नेचर के पास होनी चाहिए, मतलब नेचर के साथ जुड़कर होनी चाहिए, क्योंकि नेचर से जुड़ेंगे तो नेचर में बहुत कुछ सिखाएगा। प्रकृति की गोद में रहना चाहिए, खुले प्रांगण में एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, इसलिए उसका नाम उन्होंने शांति निकेतन रखा। आई समझ? ठीक है, तो इस तरीके से डियर मैंने आपको समरी में चैप्टर बता दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये बता देता हूँ, यहाँ पे मैचिंग हो रही है। ठीक है, तो आप आंसर खुद ही बताओ कि आंसर क्या होगा सही, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी देखते हैं क्या होगा। तो बताइए, विलियम जोन्स किससे जुड़े थे? वो कहते थे ना कि प्राचीन संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे प्राकृतिक परिवेश में एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब नेचर के चारों ओर बैठ के या नेचर के पास होकर ही एजुकेशन गेट करनी चाहिए। टॉमस मैकाले क्या कहते थे? टॉमस मैकाले का मैंने आपको बताया था ना, ये अंग्रेज शिक्षा लेकर आया था, हाँ है ना। फिर महात्मा गांधी ने किसकी बात करी? अंग्रेज शिक्षा के पूरे खिलाफ थे, और पाठशाला में गुरु होते हैं। देखिए, उसके बाद ये सही गलत है। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, मतलब प्राच्यवादी मतलब हम, हमारे खिलाफ थे। ये हाँ, ये देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसमें पूरब की जघन्य गलतियां। ठीक है, ये मतलब पूरा मतलब ये पूरा मतलब होता है अंग्रेज, ये यूरोपीय देश पूरब के हैं, और पश्चिम में हम उनके हिसाब से।
ठीक है, तो ये लिखा ना, 19 शताब्दी की शुरुआत में बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण के आलोचक थे। मतलब वो चाहते थे कि भारतीय लैंग्वेज बेकार है, हमारी लैंग्वेज जो है ना, मतलब इंडिया की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, अवैज्ञानिक है, बताया था ना मैंने। तो इस तरीके से ये क्या ट्रू है। तो इसके बाद नेक्स्ट है 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। बताओ ये ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। इसमें ये फैसला थोड़ी था। फिर महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताओ, महात्मा गांधी सिर्फ मतलब लोगों को लिखवा तो पढ़ाते रहो नहीं ना, उसमें ज्ञान ज्ञान भी होना चाहिए ना। अभी महात्मा गांधी की बात मैंने आपको क्या बताई थी कि ये देखो, महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिम शिक्षा मौखिक ज्ञान दे की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर ध्यान दे रही है, मौखिक ज्ञान नहीं दे रही, उनको क्रिएटिव तरीके से नहीं बना रही उनकी, और भारतीय कल्चर आत्मसम्मान इस तरीके की चीजों को प्रमोट नहीं कर रही है। हाँ है ना, मस्तिष्क का विकास नहीं कर रही मतलब। तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। बताओ, बहुत ज्यादा सख्ती होनी चाहिए, फॉल्स है। तो इस तरीके से ये भी आप क्वेश्चन वगैरह जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं, आप उसको बना बना के लिख देना, छोड़ के कोई क्वेश्चन बताना। तो कैसी लगी वीडियो, ठीक है, अच्छे से करना। और महात्मा गांधी ने हासिल कलाएं, मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया था, मतलब महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चे अपना काम खुद करें। जैसे मान लो किताबें बनाने उनको आए, जिल्द चढ़ाने आए, ठीक है, और बर्तन वगैरह जो है खुद साफ करे, खुद अपना काम खुद करे, ठीक है, मतलब पॉलिश वगैरह करे, सफाई खुद रखे, मतलब हर और क्रिएटिव, मतलब अपने काम सीखें, काम करना खुद सीखें। काम करना मतलब होता है कि कहीं मार ना खाए, जैसे मान लो पेट भूख के पेट ना सोना पड़े, कोई ना कोई काम आएगा तो बंदा रोजगार कमाए लेगा, ये मतलब कहने का था। ठीक है, तो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। टेक केयर स्टूडेंट।